स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। द्विविकर्ण निकाय के लिए सामान्य द्रव्यमान, जिसको अपन रिड्यूस मास भी कहते हैं, है ना, उसको सिद्ध करना है। ठीक है। और रिड्यूस मास के लिए जो वैल्यू निकालना है वो कितना, 1/μ इक्वल टू 1/में m1 प्लस कितना 1/में m2, या इसी को अपन सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू कितना m1 इंटू m2 में m1 प्लस m2, है ना। जहाँ पर m1 और m2 क्या है, वो निकाय के दो द्रव्यमान है ना। जैसे यहाँ पर अपन लेते हैं, ये एक द्रव्यमान और दूसरा द्रव्यमान, है ना। ठीक है। तो इन दोनों द्रव्यमानों के लिए अपने को क्या निकालना है, सामान्य द्रव्यमान का मान निकालना है, मतलब दोनों का सम्मिलित द्रव्यमान निकालना है। ठीक है। तो इसको देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से होगा। इसमें सबसे पहले तो ये चित्र दिखाया गया है आपको, है ना। अब इस चित्र में क्या है, ये एक कण है जिसका द्रव्यमान कितना है m1, ये दूसरा कण है जिसका द्रव्यमान कितना है m2 है। ठीक है ना। और इनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो क्या है, C है। ठीक है। अब बिंदु O से पहले कण की स्थिति सदिश कितना है, ये r1 है, दूसरे कण का स्थिति सदिश कितना है r2 है। तो दोनों कणों के बीच का स्थिति सदिश जो होगा वो कितना हो जाएगा, वेक्टर r लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा r1 माइनस r2 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या दिखा हुआ है कि चित्रानुसार केंद्रीय बल के अंतर्गत, है ना, दो कणों का निकाय प्रदर्शित है ना, जिसके द्रव्यमान कितने हैं m1 तथा m2 है ना। और मूल बिंदु O के सापेक्ष दोनों द्रव्यमानों की स्थिति सदिश कितने हैं, r1 तथा r2 है ना। मतलब पहले कण का स्थिति सदिश r1 है और दूसरे कण का स्थिति सदिश कितना है r2 है। अब चित्र से स्पष्ट है कि दोनों द्रव्यमानों, जिसको अपन बोलेंगे m1 तथा m2, उनके बीच की दूरी या विस्थापन सदिश यदि r है तो r को अपन क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, r बराबर कितना r1 माइनस कितना r2, है ना। विस्थापन सदिश है तो r1 माइनस कितना r2। इसको समीकरण नंबर अपना क्या देंगे, 1 देंगे। अब यदि ये केंद्रीय बल F के अंतर्गत द्रव्यमान m1 तथा m2 के कणों पर जो बल लगते हैं वो कितना लगता है, F12 और F21, है ना। दोनों केंद्रीय बल के अंतर्गत काम करते हैं। तो पहले वस्तु पर दूसरे वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना है, F12 है ना। मतलब m1 द्रव्यमान पर m2 द्रव्यमान के द्वारा लगाया गया बल है ये, मतलब m1 द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F12 हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर अपन F12 को कैसे लिखते हैं, यहाँ समझ लो क्या है, F12 लिखा है, इसका मतलब ये है कि पहले पर दूसरे के द्वारा लगाया गया बल, है ना। और यदि F21 लिखते हैं तो दूसरे पर पहले के द्वारा लगाया गया बल, पहले कण के द्वारा लगाया गया बल, है ना। तो इस प्रकार से हमने F12 लिखा हुआ है। तो F12 की वैल्यू, F12 मतलब क्या है, ये पहले वस्तु पर दूसरे वस्तु के द्वारा लगाया गया बल, मतलब m1 पर m2 के द्वारा लगाया गया बल। और F21 मतलब क्या है, दूसरे वस्तु पर, मतलब क्या, m2 पर m1 के द्वारा लगाया गया बल, है ना। ठीक है। ये यदि बल लगते तो न्यूटन के द्वितीय नियम से पहले वस्तु पर, मतलब m1 द्रव्यमान के कण पर दूसरे वस्तु द्वारा लगाया गया बल, मतलब लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 उसका द्रव्यमान, और क्या हो जाएगा d² r1 में कितना dt का स्क्वायर। ठीक है। ये उसका क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, है ना। बल F इक्वल टू कितना ma से, इससे लगाएंगे F इक्वल टू ma से। ठीक है। तो F इक्वल टू ma से क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू m1, और ये को अपन क्या लिख सकते हैं, d² r में dt का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा m1 d² r1 में कितना dt का स्क्वायर, ये क्योंकि पहले कण पर लगाया गया। उसी प्रकार से द्वितीय कण m2 के लिए बात करेंगे तो m2 द्रव्यमान के कण पर लगने वाला बल कितना है, मतलब दूसरे पर किसके द्वारा लगाया गया है, पहले वस्तु के द्वारा, है ना। तो F21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 d² r2 में कितना dt का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, मेन चीज़ क्या है कि पहले वस्तु पर दूसरे वस्तु के द्वारा लगाया गया बल और दूसरे वस्तु के द्वारा पहले वस्तु पर लगाया गया बल, ये दोनों की दिशा, बलों की दिशा कैसी विपरीत है। इसलिए हमने क्या लिखा है, F12 बराबर कितना माइनस F21 इक्वल टू कितना लिख दिया F, मतलब परिमाण में कैसे समान है लेकिन दिशा में कैसी है, विपरीत है ना। ठीक है। इसको अपन ने एक नियत बल लिख दिया, कितना F लिख दिया है। अब समीकरण किससे, 2 और 3 से देखेंगे। तो अपने पास में समीकरण नंबर कितना है, ये 2 है, और समीकरण नंबर ये कितना है, 3 है ना।
या समीकरण नंबर ये 1, 2 तथा 3 से, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 भी लिख देना, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो f बराबर, है ना, क्या हो जाएगा, f12 की वैल्यू क्या लिखेंगे, f बराबर कितना है, f12 है, और f12 की वैल्यू कितनी है, समीकरण 1 से लिखेंगे तो m1 d स्क्वायर r1 अपॉन में कितना dt का स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण किससे लिखा है अपन ने, ये समीकरण 1 से लिखा हुआ है। वैसे ही f इक्वल टू कितना है, माइनस f21 है, और माइनस f21 की वैल्यू कितनी है, कितना हो जाएगा, माइनस तो जैसे का वैसे, f21 की वैल्यू कितनी है, m2 d स्क्वायर r2 अपॉन में कितना dt का स्क्वायर कर दिया, है ना। ठीक है, उसके बाद में अब समीकरण 4 से यदि हम बात करेंगे, ये समीकरण 4 पूरा लिखा हुआ है, तो समीकरण 4 से ये डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, एफ अपॉन में, ये m1 को इसके अपॉन में लेकर जाओ, तो डी स्क्वायर r1 अपॉन में कितना हो जाएगा, डी टी का स्क्वायर बराबर एफ अपॉन में कितना m1, है ना। उसी प्रकार इस वाले सूत्र से लेंगे तो डी स्क्वायर r2 अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एफ अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस m2, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, माइनस एफ अपॉन में कितना m2। ठीक है, ये समीकरण 5 आ गया, और ये समीकरण नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब समीकरण 5 में से समीकरण 6 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो समीकरण 5 ये लिखेंगे कितना, डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर, उसमें से ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माइनस कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर r2 अपॉन में कितना डी टी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एफ अपॉन में m1, फिर माइनस करके फिर ये माइनस वाला चिन्ह कौन सा लिखेंगे, माइनस एफ अपॉन में m2 लिखेंगे, है ना। तो दोनों को पास, समीकरण 5 में से समीकरण 6 को माइनस करना है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर दो, और दोनों के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ से ये डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, r1 डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, r1 माइनस कितना r2 बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ अपॉन में m1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर ये r1 माइनस r2 की जगह अपन ने क्या लिखा था, r लिखा था। ठीक है, तो डी स्क्वायर आर अपॉन में कितना डी टी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एफ कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या, 1 अपॉन में m1 प्लस कितना 1 अपॉन में m2, है ना। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है कितना, 1 अपॉन में m1 प्लस 1 अपॉन में m2, इसके जगह अपन ने 1 अपॉन में न्यू मान लेते हैं, जहाँ न्यू उसका क्या है, सामान्य द्रव्यमान है। तो वैल्यू किस प्रकार से आ जाएगी, डी स्क्वायर आर अपॉन में कितना, कितनी आ जाएगी, इसके जगह पर अपन क्या मान लेते हैं, 1 अपॉन में न्यू मान लेते हैं, तो डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ के अपॉन में, क्योंकि इस पूरे के जगह, इसके जगह अपने को क्या लिखना है, 1 अपॉन में न्यू लिखना है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कितना, एफ अपॉन में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एफ अपॉन में न्यू हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन में न्यू रखेंगे, है ना। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी का स्क्वायर। ठीक है, आए समझ में। तो ये जो बल है वो वैल्यू कितनी आ गई, बल इक्वल टू, अभी ये जो सूत्र अपन ने लिखा है, तो यहाँ से इससे यदि तुलना करो, तो इससे तुलना करो तो एफ तो जैसा का वैसा है, एम की जगह क्या है, न्यू है, और डी स्क्वायर आर अपॉन में डी टी स्क्वायर की जगह कितना है, ए है ना। तो ये न्यू की जगह अपन क्या मानेंगे, एम मानेंगे, तो ये एम क्या है, उन दोनों द्रव्यमानों के पिंड के लिए m1 और m2 के लिए ये दोनों का सम्मिलित द्रव्यमान है, जिसको अपन में न्यू लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण में जो न्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सामान्य द्रव्यमान को शो कर रहा है, जो कि द्रव्यमान को ही प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ से इसको और इसको। ठीक है, तो समीकरण बी क्या है, एक स्थिर केंद्र से स्थिति सदिश वेक्टर r दूरी पर क्या है, द्रव्यमान म्यू के एक कण की क्या है, गति का समीकरण है ना। जहाँ द्रव्यमान म्यू को निकाय का क्या बोलते हैं, सामान्य द्रव्यमान कहते हैं, और इस सामान्य द्रव्यमान की वैल्यू निकाली थी अपन ने, कितना था, 1 अपॉन में न्यू बराबर कितना, 1 अपॉन में m1 प्लस 1 अपॉन में m2। और जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो m1 इंटू m2, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे। ये किस प्रकार से होगा देखो, बता देता हूँ, कितना है, 1 अपॉन में न्यू बराबर 1 अपॉन में m1 प्लस कितना, 1 अपॉन में m2 है। ठीक है, तो 1 अपॉन में न्यू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले तो एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2, अब ये m2 ऊपर जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा, है ना। तो 1 अपॉन में न्यू है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, न्यू लिखेंगे तो ये वाला ऊपर गया है, तो ये नीचे वाला भी क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, m1 m2
अपॉन में कितना हो जाएगा m1 प्लस कितना हो जाएगा m2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यू की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास में। नीचे देखो न्यू बराबर कितना है m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से क्या मानेंगे अपन, किसी द्विकण निकाय का सामान्य द्रव्यमान क्या होता है, वह प्रभावी द्रव्यमान होता है जिसकी अकेली गति में उन दोनों कणों की गति के अपन क्या मान सकते हैं, तुल्य मान सकते हैं। मतलब दोनों कणों के तुल्य अपन क्या मानेंगे, एक सामान्य द्रव्यमान मान लेंगे, है ना। ठीक है, दोनों कणों के तुल्य एक ऐसा कण मान लेंगे जिसका द्रव्यमान कितना रहेगा, न्यू रहेगा, और न्यू के जगह वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस कितना m2, है ना। और ये उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान, सामान्य द्रव्यमान कहलाएगा। सामान्य द्रव्यमान न्यू का मान जो होता है निकाय के द्रव्यमानों m1 तथा m2 से क्या होता है, हमेशा कम होता है। ठीक है, क्योंकि यदि m1 और m2 का मान यहाँ पर निकालेंगे तो ये मान बढ़ जाएगा, m1 प्लस m2 का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब ये मान बढ़ेगा तो सामान्य द्रव्यमान का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, अब इसके उपयोगों को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो उपयोग दिख रहे हैं आप लोगों को, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत ग्रह तथा उपग्रह की गति, हाइड्रोजन परमाणु का सामान्य द्रव्यमान, है ना, पॉजिट्रियम का सामान्य द्रव्यमान, उसके बाद में हाइड्रोजन अणु का संपूर्ण सामान्य द्रव्यमान, तो इसके उपयोग देखेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में।